अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत ने पीआईए की निजकारी की कोशिश की। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये कहा जाता है कि जी वो लोग बड़े नाअहल हैं, उनसे कोई इदारा नहीं चल सका या उनसे कोई बिज़नेस नहीं चल सका और उन्होंने वो बिज़नेस बेच दिया। लेकिन हमने नाअहलियत की नई मिराज देखी कि ना तो इदारा चल रहा है, ना ही वो बेचा जा रहा है। इतनी नाअहलियत का मुजाहरा किया गया, चलाना तो दूर की बात है, उसको बेच भी सही तरीके से नहीं सके। उसके बाद एक बहस भी मार्केट में छिड़ी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बात करते हुए अमेरिका में क्या कहा, मैं चाहता हूँ छोटा सा एक क्लिप है, ज़रा आप सुनिएगा। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआई को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। जी, आपने सुना कि मियां साहब ने कहा कि जनाब एयर पंजाब बन जाएगी, पीआईए को ख़रीदने की बात हुई। अब ऑल्दो के पंजाब की हुकूमत कह रही है कि हमने ना पीआईए ख़रीदना है, ना फ़िलहाल कोई नई एयरलाइन बनानी है। लेकिन मियां साहब ने तो बरमला इस चीज़ का इजहार किया और बाकायदा फिर उनसे किसी ने गुफ्तगू की होगी तो मियां साहब ने अमेरिका में जाके इस चीज़ का जिक्र किया। लेकिन एक नई पार्टी भी मैदान में आ गई है, वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। आज अगेन अली अमीन साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इनको औने पौने दामों पीआईए नहीं बेचने दूंगा, हम पीआईए ख़रीदेंगे। तो पीआईए ये कैसे ख़रीदेंगे, क्या इसमें क्या मामलात तय पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान और वफाक के दरमियान? इसलिए कि अगर पंजाब ख़रीदता तो वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर चाचा की हुकूमत नहीं चला सक रही तो भतीजी कैसे चलाएगी पीआईए, या अगर भतीजी की हुकूमत जो है वो नई कोई एयरलाइन लॉन्च करना चाहती है तो वो चाचा की हुकूमत की थोड़ी मदद कर दे जो बनी बनाई एयरलाइन को चला लें। लेकिन इस पर भी गुफ्तगू करेंगे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कुछ देर बाद हमें। लेकिन पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मल असलम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोग संजीदा हैं पीआईए ख़रीदने में? हमारा मतलब ये जो सारा का सारा इरादा जो है ये उस वक्त फॉर्म अप हुआ है जब हमने 10 अरब की बिड देखी और कल राना सनाउल्लाह साहब को भी मैं बोलते हुए सुना एक प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा कि हमें तो जो है प्राइवेटाइजेशन वालों ने कहा था कि 85 बिलियन जो है हमने इसकी रिजर्व प्राइस रखी हुई है और 150 बिलियन तक बिक रहा है। तो उनके लिए भी ये शॉकिंग था। आज ही मुझे कोई बता रहा था और आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पीआईए कितना वैल्यूएबल है। जो कतर एयरलाइन कितनी बड़ी एयरलाइन है और कितना पावरफुल मुल्क है। कतर एयरलाइन के पास अभी तक हीथ्रो के रूट नहीं मिला था उनको और मिला भी टाइम तो रात 9 बजे के बाद की लैंडिंग का, और रात 9 बजे का यूके में फ्लाइट लैंड नहीं होती क्योंकि आपको पता है वहां पे इश्यूज है, फिर सुबह 4 बजे शुरू होती है। पाकिस्तान के पास आज भी पीआईए के पास ऑपरेशनल है नहीं है वो एक अलग बात है। प्राइम टाइम जो है दोपहर 2 या 3 बजे का पाकिस्तान का स्लॉट है हीथ्रो एयरपोर्ट का पीआईए के पास। इसी तरीके से न्यूयॉर्क के है और मुल्कों के ममालिक के हैं। ये वो रूट्स हैं कि जिसपे आप जो है जैसे कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन जो है तड़प रही है कि ये इनको मिल जाए। फिर दूसरा जो ये हमारी जो आबादी है 24-25 करोड़, मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज, यानी कि एक करोड़ दफा अंदर आते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और 1 करोड़ दफा बाहर जाते हैं, यानी कि 2 करोड़ लोगों की ट्रैफिक है। और ये 2 करोड़ के लोग घूम फिर के जाते हैं। किसी को लंदन जाना है तो पहले दुबई उतरता है, फिर दुबई से इधर जाता है। इसी तरीके से फार ईस्ट जाना है तो पहले कहाँ उतरता है, थाईलैंड उतरता है, फिर सिंगापुर जाना है, हांगकांग जाना है। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी जबरदस्त है, अगर हमारी एयरलाइन फाल हो और टाइम पे चले तो ये इतना बड़ा बिजनेस पहले दिन से डे 1 से है। 25 करोड़ इसमें देखें ना मुजम्मल साहब, एक तो 200 अरब रुपए का कर्जा भी है जो आपको साथ मिलेगा, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। लेकिन बड़ा इशू ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंसेस हैं वो इन प्लेस हैं? पीआईए को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो आईएमएफ ने आदाफ दिए थे कि कुछ सरप्लस शो करना है हर सूबे ने, यकीनन मरियम बीबी की हुकूमत के पास तो पैसे होंगे तो वो रोज़ नए मनसूबों का इफ्तिताह भी करती हैं। आपको तो फाटा के पैसे भी अभी तक नहीं मिले जो मर्ज हुए डिस्ट्रिक्ट्स, तो कोई पैसा है, कोई सरप्लस आपके पास? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये नई हुकूमत हमारी बनी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो माली जिसे कहते हैं फाइनेंशियल जो है उसकी शक्ल हमने चेंज कर दी है। अभी ढकी छुपी बात नहीं है, वजारत ख़जाना ने पिछले 3 महीने की कारकर्दगी सबकी डिस्प्ले की है
और पिछले 3 महीने में खैबर पख्तूनख्वा ने जो सिर्फ सरप्लस प्रोड्यूस किया है वो 103 अरब का किया और हमारा हदफ था 45 अरब। और दूसरा जिसके आप बात कर रहे हैं पंजाब का, उनका हदफ था सरप्लस का 150 अरब, उन्होंने 150 अरब सरप्लस की जगह 160 अरब का खसारा पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत फर्क है, हमें वफाक से अगर 100 रुपये मिलते हैं तो पंजाब को 400 रुपये मिलते हैं। तो वो मतलब अगर पिछले 3 माह में उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उनके पास कैश फ्लो बहुत बड़ा है। लेकिन 103 अरब तो सिर्फ हमने पिछले क्वार्टर में सिर्फ सेव किए। तो अगर हमें 20, 30, 40 अरब में लेनी पड़ी तो हमारे लिए आज हम सुबह जो है ये पेमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सरप्लस है हमारा, ये हमारी जरूरत से इजाफी पैसा है। तीसरी चीज ये कि जैसे आपने 200 अरब की बात की, कोई भी दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेशन होती है वो 20-80 फॉर्मूला पे चलती है, 20 इक्विटी 80 डेट। तो ये इतना बड़ा डेट नहीं है। तीसरा, फिर हम इसको जो है देखें, खैबर पख्तूनख्वा की कुछ अब ये अगला सवाल हो सकता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चला सकती है पीआईए को कि नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा का एक बैंक है, बैंक ऑफ खैबर, वो हमने प्राइवेट उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट रखी है, सिर्फ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो मुनाफा बख्श है। इसके अलावा हमारी एनर्जी कंपनीज है, पीडो वगैरह, वो मुनाफा बख्श अरबों रुपए कमाती है। वफाक की तरह नहीं कि उनका वापदा भी लॉस में, ये तमाम चीज़ें लॉस में। तो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जितनी भी कंपनियां हमारी जिनको हमने निजी कर दिया हुआ है वो जो है वो अच्छा कमा रही है। तो हमें ये पीआईए जो अच्छा क्यों लग रहा है, एक और वजह, इस पे 850 अरब का कर्जा था। हुकूमत ने तो इसको साफ सुथरी करके 600 अरब अपनी तरफ करके 200 अरब 230 अरब रुपए में जो है ये कंपनी दे रही है, उसके साथ उसके सारे असाजात दे रही है, रूट दे रही है। तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और मैं समझता हूँ कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अच्छी खासी बहुत बड़ी है अगर इसकी सही तरीके से वैल्यूएशन कराई जाए। तो हमारा, अगर हमें हुकूमत देने का फैसला करती है तो हम इसको जो है बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल उस पर लेके जाएंगे। हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ या लोकल जो एविएशन की किसी कंपनी के साथ उसके जेवी करें और फिर हम इसके लिए जो है फाइनेंसिंग भी रेस करेंगे। तो ये हमारा। अच्छा सर, एक और जो तनकीद आप लोगों पे होती है कि पंजाब की अब बात तो करते हैं, वहाँ पे देखें अवामी फलाह के कितने ज़्यादा मंसूबे मरीम नवाज साहिबा ने शुरू किए हैं, एयर एम्बुलेंस आ गई है, अस्पताल वहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग जो सरप्लस शो कर रहे हैं उससे लगता इस तरह है कि शायद आप अवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे और सिर्फ बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक जो है मैं तकरीबन 22 अरब रुपए सेहत कार्ड में दे चुका हूं, जो 4,64,000 बराह रास्त लोगों ने अपने ऑपरेशन कराए हैं उससे, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। फिर हमने 20 अरब रुपए की इस दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा गंदम हासिल की है, ठीक है, वो खरीदी है, कैश खरीदी, वरना हम पास्को के थ्रू उधार लेते थे। फिर इसके अलावा मैं बताऊं आपको 40 अरब रुपए हमने जो है पेंशन फंड्स में अलग किए, पेंशन जो फ्यूचर में देनी है। और आपको पता है पेंशन के रिफॉर्म सिर्फ एक सूबे में हुए हैं, वो केपी में। फिर इसके अलावा हमने अपने नॉन टैक्स, आज ही की बहुत बड़ी खबर है, आप सुन ली, आपने देखी होगी, पंजाब असेंबली में पिछले साल मादनियात का ठेका हुआ था 1 अरब 16 करोड़ का, मरियम की हुकूमत में उसका ठेका 39 करोड़ में दे दिया उन्होंने। दूसरी तरफ केपी ने कभी जिंदगी में प्लेसर गोल्ड जो है उसके हमने ठेके दिए 4 सिर्फ ब्लॉक 4 अरब 92 करोड़ के। तो हमने अपनी टैक्स मोबिलाइजेशन भी की है और अब हम अपना पैसा, हमने 7 केपी पहला सूबा होगा जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन, हमने अभी 3 दिन पहले जो है उसका टेंडर साइन कर दिया, वो ठीक है आप होगा। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि हम फलाही मंसूबे नहीं कर रहे, पंजाब में आप जाएं, पंजाब वालों से पूछे आप ये इमरान खान के दौर का सेहत कार्ड चाहिए या आज की मरियम की हेल्थ सहूलियत चाहिए? अच्छा, आपको कुछ जवाब। ये जो सर आपने खरीदी, ये गंदम खरीदी है, ये केपी के किसानों से खरीदी थी गंदम? सर केपी के जो है ना गंदम डेफिशिएंट सूबा है, हमारी 50 लाख टन की कंजम्पशन है और 15 लाख टन हम पैदा करते हैं। तो केपी के जो फार्मर है वो बहुत कम दी, तो पंजाब से जो है 90% माल आया। हमने जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो माशी कत्ल किया उनके किसानों का, हमने उसको सपोर्ट किया। अभी हम मजीद वहां से गंदम कह रहे हैं हमें दे दो, वहां पे लोगों जिला बंदी की हुई है, ना उनको बेचने दे रहे हैं अपने दामों में,
ना सूबे से निकलने दे रहे हैं। तो ठीक। आप देख लें कि हालात कितने बुरे हैं वहाँ के किसानों के। ठीक है मुजम्मल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपकी हुकूमत ये कह रही है कि PIA आप लोगों ने नहीं खरीदनी, लेकिन मियाँ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया अमेरिका में बात करते हुए, तो अब हतमी हो गया फैसला, PIA आप लोग नहीं खरीदेंगे। अतर काज़मी, मसला पता है क्या है? एक तो ये एतराज़ होता है कि मियाँ साहब मीडिया से बात क्यों नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता है कि बात को सियाक व सबाक से हट के पेश किया जाता है। अब मियाँ साहब वहाँ पे बैठे हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ, यानी कि अपने बच्चों के साथ, वो बात कर रहे हैं, आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं कि इस तरह की एक गुफ्तगू हुई थी वज़ीर आला पंजाब से, यानी कि वो कौम से खिताब नहीं कर रहे थे अतर, वो टीवी पे बैठ के या टॉक नहीं कर रहे थे, ना ही कोई उनका कोई ये पार्टी पॉलिसी बयान था जिसको लेके इतना हंगामा बर्पा किया गया। बिल्कुल एक आइडिया था जो बाप बेटी के दरमियान बिल्कुल डिस्कस हुआ, उसी का इजहार मियाँ साहब ने किया, लेकिन ये कोई पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी। मियाँ साहब ने बिल्कुल मशवरा दिया, और अगर ये इस पे सोच व विचार होगी, मशावरत होगी, अभी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ इस तरह का कोई कोई नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये है ना कि देखें, एक तो ये है कि मरियम बीबी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वो लंदन जा रही हैं, मियाँ साहब भी लंदन हैं, और उनका वहाँ पे कोई गले का इन्फेक्शन है, उसका शायद गालिबन इलाज होना है, कल मीडिया रिपोर्ट करता रहा। क्या आप इसको कन्फर्म या डिनाई कर सकते हैं कि मरियम बीबी जा रही हैं? क्या अभी तक क्या अपडेट है? जी बिल्कुल उनका इरादा है जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि उनका गले का भी, और कल रात भी वो काफ़ी देर शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में रही, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ और बहुत देर बाद वो वहाँ से वापस आई। तो अब देखें, डिज़र्व नहीं करती वो वज़ीर आला पंजाब, जो कि दिन रात सुबह 8 बजे से लेके रात गए तक जो काम कर रही है, अगर वो एक निजी दौरा कुछ दिन के लिए, मतलब लेस देन अ वीक, अगर वो जाना चाह रही है तो बिल्कुल डिजर्व करती है। पर जिस तरह का काम उन्होंने पंजाब में किया है, इतना तो बनता है। काज़मी साहब, पूरे पंजाब में कोई अस्पताल नहीं है, आपकी हुकूमत तो बहुत तरक्की कर रही है कि गले का इलाज भी नहीं हो सकता, मतलब गले का इन्फेक्शन, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, सेहत याब करे, लेकिन बाकी जो 25 करोड़ लोग हैं, अगर उनका गला ख़राब हो जाए तो वो फिर क्या करें? देखें जी, वो कहाँ पे गई जब इशू हुआ गले का, तो वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल गई, वहां पे उस अस्पताल के अंदर जहां पर ये तमाम फैसिलिटीज थी। अब अगर वो जा रही हैं एक निजी दौरे के ऊपर, और एक अच्छी फैसिलिटी वहां पे मिल सकती है, जो कि है, आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते। आप भी बरतानिया से आए हैं, मैं भी बरतानिया से आया हूं, जो चीजें यहाँ पे मुयस्सर नहीं है वहां पे आप अवेल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए वो कहाँ पे गई? शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल गई, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। मसला ये है कि आपने ना इस मुल्क पे हुकूमत की है, ना मैंने हुकूमत की है, ना हम यहाँ पे हुक्मरान रहे, ना ही मेरे वालिद साहब 1984 में पंजाब के वजीर खजाना बने, ना ही आपके खानदान में से कोई हुक्मरानी कर रहा है 1980 की दहाई से। तो जो लोग इतने अरसे से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि कम से कम एक अस्पताल तो ऐसा हो ना कि जहाँ पे शरीफ खानदान का पाकिस्तान में ही इलाज हो जाए। देखें, पिछले अदवार का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप दौर देखें मियाँ शहबाज शरीफ का, अब आप दौर देखें मरियम नवाज का, जिसका भी दौरानिया इंतहाई मुख्तसर है। तो ये जो चीज़ें थी जिन पे कभी तवज्जो नहीं दी गई, अब दी जा रही है। आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देख लें, पंजाब में देख लें, ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से उनकी खिदमात देख लें, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी तज़ीन और आराइश नहीं हो रही, बल्कि वो जो मशीनें मुयस्सर ही नहीं थी कभी वहाँ पे, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। और हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जिस बात पर आवाम एतराज़ करती थी कि ये जो उमरा, शुरफा, हुक्मरान तबका बाहर जाके अपना इलाज कराता है, उनके इस शिकवे को दूर किया जाए। आप यकीन करें कि अब वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है अतर, ना ही कोई बहुत लंबा अरसा दरकार होगा। जिस स्पीड से मरियम नवाज काम कर रही है पंजाब में, ये तमाम सहूलतें आवाम को एक छत के नीचे मुयस्सर आएंगी और आपका भी ये गिला दूर होगा जी। चले, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जनाब इस तरह के यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बने कि जहाँ पे हुक्मरानों का इलाज भी इसी मुल्क में हो। इसमें हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कौमी असम्बली में नून लीग की हुकूमत ने बिल्स पास किए, जो जजेस की तादाद में अब इजाफा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, तमाम सर्विसेज जो चीफ हैं उनके जो ओहदे की मियाद है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। इस पर गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जिस तरह ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत सारे कानून आज पास हुए हैं कौमी असम्बली से, और बड़ी जल्दी में पास हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जजेस की तादाद में भी इजाफा किया गया, अब 9 से 12 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 17 से 34 कर दिए गए हैं। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, उनमें भी तरमीम हुई है। तमाम सर्विसेज चीफ जो हैं, जो पहले 3 साल के लिए आते
जाते थे, अब उनके ओहदे की मियाद 5 साल हो गई है। तो इतनी जल्दी में ये जो सारी कानून साजी हुई, हुकूमत को आखिर मतलब इतनी कौन सी ऐसी चीज़ थी कि हुकूमत चाहती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद में इजाफा हो जाए और ये जो दीगर मामलात हैं इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब भी। खटक साहब वेलकम। एक तो आप कौमी असम्बली में मौजूद थे, खबर आई कि आपकी वहाँ पर लड़ाई हुई है किसी हुकूमती शख्सियत से, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर, अपोजिशन को तो छोड़ दे, चलो वो तो मुंह नहीं लगाती है लोग, लेकिन इनके अपने हुकूमती अराकीन, आप उनसे पूछे कि आज आपने किस किस चीज़ की मंजूरी दी है। अगर उनको पता हुआ तो भाई तो मैं आपका मुजरिम। इतनी बड़ी कानून साजी तो हमने डिसाइड किया था पार्टी ने, हमने हमारे इजलास में ये हुआ कि हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले हम अपने डाइस के ऊपर खड़े थे, उसके बाद जब अपोजिशन लीडर चेयरमैन साहब आगे आए स्पीकर चैम्बर के सामने, तो हम तमाम अराकीन वहाँ पे आए, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बिल्स के खिलाफ। तो हुकूमती अराकीन जिनका ये काम नहीं है कि वो अपोजिशन का काम उधर ही शुरू कर दे, तो वो आए वहाँ पे, वो नारे लगा रहे थे, हम भी लगा रहे थे, तो नारों तक तो बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो गैर पार्लिमानी अल्फाज वहाँ पे शुरू किए, तो उसके बाद उन्होंने दिखे दिए। वो अपोजिशन का काम भी कर रहे थे, बिल भी पास कर रहे थे, अपोजिशन का काम भी कर रहे थे। तो उसके बाद कंपेल हुई और वहाँ पे बात पहुँच गई थी हाथापाई तक पहुँची है, पर बच बचा हो गया। वो असेंबली का स्टाफ जो था वो बीच में आ गया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो कानून इन्होंने पास किए हैं तो अच्छी बात है, 34 जजेस होंगे, इंसाफ होगा जल्दी। जी देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है हवाले से मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि हम कभी भी जुडिशरी रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन टाइमिंग होती है चीज़ों की। पहले इन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से ये लेके आए और जो रास्ता इख्तियार किया गया मेंबरान को ख़रीद के, और उसके बाद एक तो इन्होंने ये तरमीम मंजूर करा ली, उसके ऊपर भी हमें इशू टाइमिंग का था। जी देखिए, हम किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं थे कि याह्या अफरीदी आए, मंसूर अली शाह, जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही फैसले करेगा। अगर नहीं करेगा तो काजी फाइज ईसा जैसा उसका भी हाल होगा। तो हम यही चाह रहे थे कि जी आप इतनी जल्दी ना करें, एक चीफ जस्टिस जो है वो जा रहा है, दूसरे ने आना है। तो इन्होंने मंसूर अली शाह के रास्ते रोकने के लिए जल्दबाजी में कानून साजी की। अभी कानून साजी हो तो गई, चीफ जस्टिस ने लग गया, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन से केस में कौन से बेंच पे लगना है, या सुप्रीम कोर्ट में लगेगा या इन्हीं बेंच में लगेगा। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा, क्योंकि इन्होंने 2 इयर्स कोई भी उस हवाले से तय नहीं किए कि कौन सा केस किस तरीके से वहां पे लगेगा। नंबर 2, जो इन्होंने जजेस के हवाले से आज किया, हमारा मौक़िफ़ था कि जी आप पहले हाई कोर्ट्स में इनकी तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस की कमी थी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में कमी होगी, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में कमी होगी। लेकिन जब डायरेक्टली आप जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो फिर शकूक और शुबात जन्म लेती है कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। यस, कि आप लार्जर बेंच को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां पे जजेस की तादाद पूरी हो, और इनको अभी से ये पता है कि कौन से जजेस ने इनके खिलाफ फैसला देना है, कौन से। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, ये जो कानून साजी हो रही है, ऑब्वियसली इसमें वफाकी हुकूमत का किरदार है, आपकी जमात की हुकूमत है, इतनी जल्दी क्या है? मतलब जजेस की तादाद में इजाफा करना है तो हाई कोर्ट से शुरू कर लें, लोअर जुडिशरी से शुरू कर लें, सारी तवज्जो आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे है। अतर बहुत लेट हो चुका, पहले ये जल्दबाजी ना कहें आपकी, बड़ी जल्दी है, बहुत लेट हो चुका। होना उस वक्त चाहिए था जब आपने देखा कि 184(3) का इस्तेमाल करके किसी भी वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता था। यूं कान से पकड़ा, पनामा कामा, फिर वो तो इतराफ़ जुर्म हो गया एक जस्टिस साहब का, एजाज साहब का, जिन्होंने कहा जी बिल्कुल सच है, हमें तो व्हाट्सएप पे हिदायत मौसूल होती थी और मन मर्जी के फैसले लिए जाते थे। ये तो एक क्लीन चिट फिर मिली मियां नवाज शरीफ को। पहले तो कहते थे ना जी कोई डील हुई है, और डील हुई है, सामने नजर आ रहा है, वो उस बेंच का हिस्सा, वो उस प्रोसेस का हिस्सा। एक जस्टिस कह रहे जी कि मैं पहले खामोश थे, अब वो बोले और उन्होंने खुल के कहा जनाब हमें व्हाट्सएप पे हिदायत आती थी, मनोवन अमल किया जाता था और उसी के तहत सारे मामलात हुए। अच्छा हुआ क्या? मोनोपोली नहीं थी कोर्ट्स के अंदर। अपना असल काम छोड़ के माजी के जो जजेस थे, आप साकिब निसार साहब की मिसाल लें, क्या करते थे? वो निकल के बाहर कभी वो लाहौर की सड़कों पे नजर आते थे, कभी लंदन में डैम फंड रेजिंग में नजर आते थे, कभी वो जनाब किसी के अस्पताल पे छापा मार रहे होते थे। तो ये जो सारी चीजें थी उस वक्त, ये चीजें आनी चाहिए थी। ये जो तरामीम है, जजेस की तादाद बढ़ाना, इल्जामात और बहतान तो लगते हैं, पहले क्या इल्जाम था? और ये जो सर्विसेज चीफ की भी ओहदे की मियाद में आप भी ये भी समझते हैं वक्त की जरूरत है?
देखें, रौला बनता है, हमेशा बनता है ना। आइन और पार्लिमान का जो इस्तेहकाक है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी एक्ट में अगर तब्दीली होती है तो उसको सिर्फ इसी चीज से मशरूत ना करें। पहले तो आर्मी चीफ की बात होती थी ना, अब सभी उस जुमरे में आएंगे। तो इसमें मेरे हाल में कोई कबात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर उम्र बढ़ाई जाती है। आप बरतानिया से आए हैं, मैं भी वहां से आया हूं। हर 2 साल बाद पेंशनर की वो जो उसको कम करने के लिए उम्र बढ़ाई नहीं जाती। तमाम मेरे ख्याल में तो सरकारी मुलाजमीन की भी उम्र बढ़नी चाहिए, जो बाकी और सरकारी यहाँ पे तो हमारी तो यंग आबादी ना, बरतानिया में बूढ़े ज्यादा नहीं, हैं, देखिए, यहाँ पे तो बोझ आबादी पड़ता है young ना, है। बोझ पड़ता है भाई। पेंशन हजारों लाखों की मद में फैसिलिटी साथ, तो उनको काम करने देना है यार। अगर वो काम करके जरा थोड़ी देर बाद रिटायर हो गए तो माली हमें खसारा कम होगा हमारा। ठीक। मैं जरा खटक साहब, ये तो देखें बड़ी माकूल बात वो कर रहे हैं कि लोगों को काम करने दें, उनको ज़्यादा काम करने दें, मुल्क के लिए ज़्यादा काम करेंगे। अगेन वही बात, देर हो चुकी है, अदालती इस्लाहत की वक्त की ज़रूरत है, इस वजह से ये लोग कर रहे हैं। जी देखिए, असल में ये चाहते हैं, इन्होंने बात की पनामा की। क्या पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ का नाम आया था? क्या पनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाउंड किया था, या पाकिस्तान की किसी मीडिया के जर्नलिस्ट ने उसको ब्रेक किया था? वो तो एक इंटरनेशनल चोरों का टोला था। जो डॉक्यूमेंटेशन थी या जो नाम थे उसमें नवाज शरीफ का नाम आ गया। उसके बाद बहुत से ममालिक में बहुत से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया उसमें नाम आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो इखलाकी अक़दार है नहीं। और फिर नवाज शरीफ जैसा बंदा वो तो कभी ये चीज ना करे। जी देखिए, पनामा में असल सजा बिल्कुल ये कह रहे कि इकामे के ऊपर हुई। असल जो सजा होनी चाहिए थी कि आप लोगों ने पैसा चोरी किया पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का, उसका जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आपकी जेबों की तलाशी शुरू की, आपके पास कोई जवाब नहीं था। एक कोई चाचा के बेटी के ऊपर डाल रहा था, कोई बेटी के ऊपर डाल रहा था, कोई दादे के ऊपर डाल रहा था कि, और फिर जब हसन और हुसैन नवाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हमारे ऊपर तो कानून लागू नहीं होता। नंबर सेकेंड, इनको कौन सूट करता है? इनको जस्टिस कयूम जैसे लोग चाहिए जो फोन कॉल के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डिक्टेशन ले फैसलों के लिए कि जी कौन सा फैसला किस तरीके से लेना है। जी देखिए, ये कहते हैं कि साकिब निसार या जितने भी चीफ जस्टिस हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ ने लगाए थे? क्या हमारे अपॉइंट थे? क्या हमने उनको कहा था कि जी आप ऐसा फैसला करें? जी देखिए, जुडिशरी का एक अपना ही तरीकेकार था, उसी तरीकेकार के ऊपर चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट होते रहे। रही बात कानून साजी की, जी देखिए, जब आप इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी को इतनी जल्दी लेके आएंगे, आप कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे तो उसके ऊपर तो कंट्रोवर्सी पर बन जाती है। आप लोग बात नहीं सुनते ना, बैठने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ नारे लगाने आप लोगों ने। क्या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमने बात नहीं की? क्या हम नहीं बैठे? क्या मौलाना फजल रहमान जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा था, क्या हम नहीं बैठे? क्या हमने अपनी रिकमेंडेशंस नहीं दी? बिल्कुल दी, लेकिन ये मानने के लिए किधर तैयार थे? जी देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी हमारा इशू टाइमिंग का था। अगर ये 25 तारीख के बाद करते, हमारे साथ बैठते। जी देखिए, 18वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी 7 से 8 माह लगे थे। ये आईनी तरमीम कोई छोटी चीज नहीं होती। नंबर थर्ड, जो अभी इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर जो चेंज किया, जी देखिए, हमने भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इसमें कोई मैं सारी जमातों ने लाइन में लग के ऐसे वोट डाले थे, सब ने मिलकर कंसेंसस डेवलप हुआ था उसके ऊपर। तमाम की तमाम जमातें, जी आप हंसे ना, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था उसमें। ठीक, इनकी पार्टी ने भी, सबने पूरे ईवान ने मुतफिका तौर। आपको पता है हमें कब पता चला कि आज ये चीज भी लेके आ रहे हैं? हम बैठे हुए थे पार्टी के इजलास में, मीडिया के ऊपर टिकट चलना शुरू हो गए। हमने देखा तो ये चीज भी ला रहे हैं। ये पहले कोई जिक्र नहीं हुआ आपके साथ? पहले हम जजेस के हवाले से ही पार्टी के इजलास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारी लाइन क्या होगी। हमने, चूंकि बैरिस्टर गौर साहब एक बहुत बड़ी वकील हैं, उमर नियाजी हैं, इसी तरह हमारे शफकत अवान है, और भी हमारे साथ वकला है पार्टी में जो MNAs है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चीजों के ऊपर कि ये खबर चली। फिर हमने वो भी डिस्कस किया, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन हो रही थी तो उसमें 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, तो उसमें उन्होंने जो TUR से वो बनाए थे, तो इतने इंपॉर्टेंट कानून साजी करने के लिए क्या जल्दी थी? ठीक है, अच्छा काज़मी साहब, इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी थी, इनको बता देते, हो सकता है कि ये आपके साथ मिलके वोट दे देते। याद नहीं जनरल बाजवा के मामले पे आप लोगों ने इनके साथ मिलके वोट डाल दिया था, तो इस दफा ये आप लोगों के साथ मिल जाते। खटक साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया जी। एक तो वो पनामा वाला, वो तो सारी दुनिया ने देखा वाकई यकामा पे हुआ। क्यों हुआ? इन्होंने कहा जी दुनिया ने रिजाइन किया। नवाज शरीफ का अकेला नाम तो नहीं था उसमें, पाकिस्तान के अंदर जितने और नाम थे सैकड़ों के हिसाब से, किसी एक बंदे को पूछा तक नहीं गया।
सिर्फ एक नवाज शरीफ पे वो तलवार प्राइम थी। मिनिस्टर था इसलिए। हाँ चलें, वो उसमें बड़े और लोग भी हैं सर, बड़े बड़े लोग। नाम बता तो दो उनके भी। वो ये हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं जी, हवाला देते हैं यहाँ की कोर्ट्स का। वो तो सामने हर रोज एक स्कैंडल आता है और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये तो रब की तरफ से एक करम है मियां नवाज शरीफ पे कि आप हर बंदा वो बेनकाब हुआ जो उस JIT का हिस्सा था, वो जो निगरान जज था, वो जो डैम बाबा था, सब चले गए। अब ये चीज जब बरतानिया में जाती है, नहीं गई बरतानिया में, कौम के 65 मिलियन पाउंड इमरान खान ने जाया नहीं किए वहां पे। कावे मूसवी और ब्रॉडशीट का क्या हुआ वहां पे? वो तो भाई मैं देखे पुराने ना, से शुरू आप कर देखिए रहा हूं। उसको। फिर जाके शहजाद अकबर मिलते नहीं रहे वहां पे। फिर मलिक रियाज के साथ ब्रीफ केस वाली फुटेज भी आपके सामने थी। कावे मूसवी ने क्या, हम तो नहीं कहते, गोरा था ना वो, तो किसी ने खरीदा नहीं उसको। वो आया, उसने बरमला इजहार किया वहां पे जी, मुझे जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसने शरीफ खानदान के पीछे लगाया, इतने पैसे मुझे दिए गए, और उसके बाद जब हमने तहकीकात की तो हम 1% करप्शन का साबित नहीं कर सके। फिर आपने देखा शहबाज शरीफ का नाम आया, सह मुल्की तहकीकात के बाद, उनके अकाउंट्स फ्रीज करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी उनको क्लीन चिट देती। पर इसमें काजमी साहब, अगर शरीफ खानदान खुद ही मनी ट्रेल दे दे, और शरीफ खानदान के इतने इल्जाम क्या? मुल्क से नहीं, इल्जाम क्या? इल्जाम ये है ना कि वो जो फ्लैट्स हैं हाँ जी। आज तक उनकी मनी वो ट्रेल आपकी नहीं है। स्टोरी है ना, आप उस पे बोलेंगे। वो आपने वो स्टोरी दी थी, BBC में दी थी, और हमने खत लिखे थे बाकायदा BBC के साथ कि यार हमें बता दो किस तरह खरीदें। एतराज ये है वहां पे कि यार वो कहते हैं जी अरबोंपति बेटा बन गया मेरा हसन नवाज, तो मुझे नहीं पता। यार सेंट्रल लंदन के अंदर आप एक ऑफिस खोल के बैठ जाएं, आपके पास टक्का आमदनी ना हो वहां पे। आपका एक दफ्तर होना चाहिए सेंट्रल के अंदर, मेफर के अंदर, पार्क लेन के ऊपर। आपके पास लोग आते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता। मुझे और खटक साहब को मैं आए, हम भी खोलना मिलके करते हैं, मिलके करते हैं, और मैं दिनों में आपको तरक्की करके बताऊंगा। साथ मिलके अब हम हुआ पैसा क्या? कमा लेंगे। अच्छा अब हुआ क्या? हलाल से मैं और आप नहीं कर हलाल से। सकते। अच्छा वहां पे हुआ क्या? जी, जी। मैं जाती तौर पर, ये हसन नवाज की स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हम भी वहां पे 15-20 साल सफर करते रहे हैं। हुआ ये कि 100 से ज्यादा घर हैं वो हसन नवाज ने वहां पे लोगों के बेचे हैं। उस पे कमीशन कितना होता है? 2%। और वहां पे पार्क लेन के ऊपर फ्लैट्स की कीमत बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, पर ये चीजें पैसा कमाया उन्होंने यार। वो फ्लैट्स तो 90 की दिहाई में खरीदे गए थे ना। ये आपका दावा है ना? आपका नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जो फ्लैट्स खरीदे गए वो 90 की दिहाई में, और मियां साहब मानते हैं कि 90 की दिहाई में खरीदे गए। बयानात है ना उसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स तो 90 की वक्त की कमी है। वो पैसे नहीं अतर, वो जो पैसे हुए जिसको कतरी खत को बदनाम जमाना खत कहा गया, वो बंदा तो तैयार था। ढील मठ किसकी तरफ से की गई उसका बयान देने में? ढील हुकूमत ने की। ये बहस हम जारी, खटक साहब मेरे पास 30 सेकंड्स है, प्लीज ब्रीफली। जी देखें, पहली बात ये 30 सेकंड ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली केसेस बनाए। जी, जी। ये मकसूद चपड़ासी कौन था? ये TT स्कैंडल, पाकिस्तान के पैसे डॉलर्स में लेके जाने वाला कौन था? NCA। ये मकसूद चपड़ासी को बता दें। नहीं, वो NCA, यही मैंने आपको बताया। खटक साहब, आपने ये जो हवाला दिया ना, जी देखिए, मुझे मैंने NCA का यही हवाला दिया ना, मैंने यही दिया मेरी भाई, जी यही हवाला दिया NCA जी का। देखिए, मकसूद चपड़ासी इनके सारे जाती नौकरों के अकाउंटों से अरबों रुपए, उन बेचारों को पता नहीं, पकोड़े बेचने वाला, जो पापड़ बेचने वाला, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए। मसला ये है कि यहाँ पे खटक साहब जो JITs बनी थी, जरदारी साहब का भी नाम था, तमाम इदारों ने रिपोर्ट्स दी थी, लेकिन फिर वही जरदारी साहब आपके सदर बन गए, ओमनी ग्रुप वालों को सिविल अवार्ड भी मिल गए। यही तो हमारी लड़ाई है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, चलें, हमें वक्त की जरा कमी है, अगली दफा आप दोनों को जहमत देंगे तो कोशिश करेंगे कि मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो अमरीकी इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक जी। अमरीका में सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमरीका में तो सबकी उसके ऊपर नज़र है, लेकिन इस दफ़ा गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान में भी हर किसी की नज़र इन इलेक्शंस के ऊपर है। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप आ गए तो ये हो जाएगा, अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो वो हो जाएगा। इस वक्त अमरीका में आखिर हो रहा क्या है? सदारती इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी है? कौन जीत सकता है? अमरीकी अवाम क्या सोच रही है? और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोग वहाँ पे वोट करेंगे? इन सारे मामलात पे डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमरीका के सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ज़रा ये बताइएगा कि किसकी पोजीशन इस वक्त पोल्स में स्ट्रांग नज़र आ रही है अमरीका में? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपने मदऊ किया। देखिए अथर, जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा, पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो मरकूज हैं इस वक्त अमेरिका में, वाशिंगटन पे, कि कौन जो अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होगा। एक तरफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो गैर रिवायती हैं, जो अनकन्वेंशनल हैं,
और अनप्रेडिक्टेबल भी उन्हें माना जाता है, जो और वो तीसरी दफा सदारती उम्मीदवार हैं और रिपब्लिकन से ताल्लुक है उनका। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के विड्रॉ, हैरत अंगेज तौर पे उनका विड्रॉ हुआ और उसके बाद वो सदारती उम्मीदवार के तौर पे मंजरनामे पर आई। तो जैसे आपने कहा, बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत सख्त मुकाबला है। और जो यहाँ पर स्ट्रेटजिस्ट या एनालिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात की तारीख में ये इतना नेक एंड नेक मुकाबला, कांटे का मुकाबला शायद और गालिबन उन 7 स्विंग स्टेट्स पे या बैटल ग्राउंड्स पे हो जाए, जिनको पर्पल स्टेट्स कहा जाता है। ये हमारे नाजरीन के समझने के लिए पाकिस्तान के कि वो 7 स्टेट्स, रियासतें जो कभी रिपब्लिकन का साथ देती हैं और कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का। उसके अंदर एरिजोना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है जिसके 19 वोट है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, फिर नॉर्थ कैरोलिना है, नेवाडा है, विस्कॉन्सिन है। तो आज भी जब हम बात कर रहे हैं अथर, तो इस वक्त भी जो आखिरी दिन है उस वक्त कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार, वो पेंसिल्वेनिया के अंदर अपनी सदारती मुहिम जो है उसको जारी रखेंगी। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर हैं। और आपको पता है कि मिशिगन के अंदर जो है वो बहुत एक बड़ी तादाद रहती है अरब अमेरिकन की या पैलेस्टीनियन अमेरिकन की, जिसके अंदर लेबनान के भी जो अरब्स हैं वो बहुत सारे वहाँ पे मुकीम है। तो वहाँ पे भी एक मखमसे की सूरत हाल है। तो बहुत कांटे का मुकाबला, ठीक है। अच्छा, इसमें तो अवैस साहब, जो कैमेला को एक तरह से डिसएडवांटेज है कि वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं। वो बेशक अपने आप को एज ए न्यू कैंडिडेट के तौर पे पेश करें, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहाँ महंगाई का मसला है, दीगर मसाइल हैं। और जो आपने इशारा किया, जिस तरफ ये जो गजा की वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही। तो क्या ये डिसएडवांटेज हो सकता है कैमेला के लिए? देखिए, जिस तरह कांटे का मुकाबला है उसके अंदर ये सारे अवामिल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जाहिर बात है कि जमहूरियत काफ़ी पुरानी है और बहुत ताकतवर है। और यहाँ पे जो इनकम्बेंसी वोट जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, वो शायद यहाँ पे ना हो। और आपको तारीख से वाकिफ है, बिल क्लिंटन 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, ओबामा 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, इसी तरह जूनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 के बाद 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गाजा के अंदर जंग है मशरिक़ वस्ता का, वो एक मामला है जो ख़ासतौर पे अमेरिकन मुस्लिम्स के उनको जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें है। दूसरी जानिब जो एबॉर्शन का मसला है, कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी मुख्तलिफ इशूज़ पे लड़ रही है। यानी कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को लीजिए अथर, तो उनका ये है कि अमेरिकनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, और गैर मुल्की जंगें जो है वो नहीं होनी चाहिए, ग्लोबलिज्म नहीं होना चाहिए, टैरिफ्स पे सख्त टैरिफ्स लगाएंगे इंपोर्ट्स के अंदर, जो उनका मानना है, एंटी इमिग्रेशन लॉज होंगे, सख्त इमिग्रेशन लॉज होंगे, खासतौर पे जनूबी बॉर्डर से जो मैक्सिको से यहाँ पर आते हैं उनका मानना है। माजी में भी आपने देखा कि उन्होंने आप खुद रिपोर्टिंग की आपने कि बहुत सख्त एंटी इमिग्रेशन लॉज थे। दूसरी जानिब कमला हैरिस हैं जो लिबरल प्रोग्रेसिव जिनको माना जाता है यहाँ पे, और वो एबॉर्शन राइट को लेके जो है वो इशू है उनका, इकोनॉमी पे इशू है, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज पे इशू है, जो ठीक है। अच्छा, वैसा में ये जो पाकिस्तान में भी बहुत सारे तजिए तबसरे हो रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, कैमिला आ गई तो ये नहीं होगा, तो कितना ये फीचर कर रहा है वहाँ पे? आपको लगता है कि पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे कि आते साथ ही कोई प्रेसिडेंट इसके ऊपर तवज्जो देगा? देखिए, आपने खुद मगरबी ममालिक के अंदर, यूरोप में और दूसरी जगहों पे आपने रिपोर्टिंग की है और उसके डायनामिक्स भी जानते हैं। वो इस तरह नहीं है, यहाँ पे इदारे काफ़ी मजबूत हैं, जमहूरियत की एक पुरानी तारीख है। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है उसके एक स्टेटेड एक पॉलिसी होती है, फंडामेंटल्स होते हैं। तो देखिए, ये तो मानना ज़रूर है कि यहाँ पे जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है, अगर आप पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करें तो उसके अंदर जो इमरान खान के लिए काफ़ी सेंटिमेंट्स हैं। खुद चाहे वो डॉक्टर्स का फोरम देख लें और जगहें देख लें, तो जो अंदिया मिलता है वो ये, और वो अपना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद
या आप ह्यूस्टन में बैठे हों या कराची में बैठे हों, लाहौर में बैठे हों, उससे अमेरिका को देखने का जो अच्छा है वो मुख्तलिफ है। और अगर वाशिंगटन से आप देखना चाह रहे हैं अमेरिका और दुनिया को, तो वो मुख्तलिफ है, जिस तरह आपने खुद कहा। तो मुझे यह लगता है, जो मैंने जानने की कोशिश की अपने इस 2 साल के अरसे के अंदर, कि जो मेरा और आपका अच्छा अगर इस्लामाबाद से है तो वो मुख्तलिफ है। और यहाँ पे रह के लगता है कि प्रायोरिटी लिस्ट पे मिडल ईस्ट की जंग है, दूसरा यूक्रेन की जंग है, ट्रंप का यूक्रेन जंग पे जो है बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का बिल्कुल डिफरेंट उस पे पर्सपेक्टिव है। तीसरा ये कि बढ़ता हुआ जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए वो भी तरजीहात के अंदर है। तो बहुत कुछ, और डोमेस्टिक इश्यूज है और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान अवैस तौहीद साहब जरा ब्रीफली इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि ट्रंप जो है मुख्तलिफ किस्म की सियासत करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके हवाले से भी वो अक्सर अपनी कॉन्टेम्प्ट का इजहार करते हैं। तो ये वहाँ का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो ट्रंप से कैसे कोप कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में 2016 के अंदर जब हिलरी क्लिंटन को हराया, उस वक्त तो सारे एग्जिट पोल्स जो हैं उनको गलत साबित कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो पॉपुलिज्म का नारा लगा कर आए हैं, कंजर्वेटिव पार्टी अपने इश्यूज को लेकर आए हैं, अमेरिका फर्स्ट को इशू बनाया है। उन्होंने कहा है कि जी अमरीकियों को सबकत होनी चाहिए, चाहे और गैर मुल्की जगहों पे जो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, वो नहीं होना चाहिए, अमेरिका पे उस पर होना चाहिए। इसी तरह जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो टैरिफ जो उस पर सख्त लागू करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ट्रंप की जो चाहने वाले हैं वो पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, जो आप समझते हैं कि वो बहुत ही एक उनकी फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग है, और ट्रंप उन्हीं इश्यूज को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैमला हैरिस है, उनको एक रिवायती सियासतदान माना जा रहा है, और तजिया निगार और स्ट्रेटजिस्ट उनको देखते हैं कि वो शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं या डेमोक्रेटिक जो पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो उसकी कंटिन्यूटी में रखेंगे। दूसरी जानिब, सिर्फ आखिरी जुमला मैं आपसे बोलूंगा, जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान के रिवायती तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी से भी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टाइज बहुत स्ट्रांग रहे। फर्स्ट अफगान वॉर भी हुई है, 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो बहुत स्ट्रांग रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल से और अफगानिस्तान से यहाँ की प्रायोरिटीज में जो मुझे महसूस होता है वो यूक्रेन की जंग, मिडल ईस्ट की जो जंग है, वो ज्यादा तरजीहात है, ना कि जनूबी एशिया के ये मसाइल। ये जरूर है कि स्ट्रेटेजिक टाइज अभी भी हैं, टेररिज्म के खिलाफ अभी भी कोऑपरेशन है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारत की मंडी अमेरिका में है। इस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन वो बहुत बहुत शुक्रिया सर, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करने को दोबारा भी हम जहमत देंगे। आपने सुना कि जी अभी ये कहना कि कौन अमेरिका में इंतखाब जीतेगा, अगला सदर कौन होगा, मुश्किल है। दोनों जो उम्मीदवार हैं, कांटेदार मुकाबला है, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।